अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां मिट चुकी हैं। मौलाना साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की दावत पर आज उनकी रहायशगाह पहुंचे, जहां मौलाना फजलुर रहमान और PTI की क़यादत में आइनी तरामीम पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। 1 घंटा से ज़्यादा जारी रहने वाली इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का आइनी तरामीम का जो ड्राफ्ट है या जो डॉक्यूमेंट है जिसे मुसव्वदा कहा जा रहा है वो मुस्तरद करने का ऐलान किया। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उस पर मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ कर लें। मौलाना से मुलाकात के बाद असद कैसर का कहना था कि हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया गया है। इस मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। मुशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मुशावरत से करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और बिलावल भुट्टो एक ही पेज पर हैं, जबकि मौलाना और हुकूमत के रस्ते अभी जुदा नहीं हुए। हमने कठिन वक्त साथ गुजारा है और मौलाना चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे। उनके बकौल हुकूमत की कोशिश है कि एक मुतफ़िका मुसव्वदा लेकर आएँ। मौलाना से आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की और इनसे आइनी तरामीम के मामले पर तबादला ख्याल किया, जबकि बिलावल भुट्टो की हुकूमत से आज भी मुलाकात हुई और इस मामले पर गुफ्तगू की गई। आइनी तरामीम का मामला जब से सामने आया है, सबसे ज़्यादा बहस आइनी अदालतों के क़याम पर हो रही है। हुकूमती इत्तेहाद आइनी अदालत के हक़ में मुसलसल दलाइल पेश कर रहा है, जबकि वकला तंजीमें किसी सूरत आइनी अदालतों के क़याम को मानने को तैयार नहीं। अपोजिशन जमातों ने आइनी अदालत के क़याम के मामले पर मशरूत रजामंदी का इजहार किया है। आइनी अदालत के क़याम पर जो पहला एतराज़ किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार का है कि आया आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मातहत होगी या आइनी अदालत के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होंगे। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से दावा किया कि 26 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उनके मुताबिक ज़ेरे गर्दिश जो भी डॉक्यूमेंट है आइनी तरामीम का वो असली नहीं है। जो मीडिया में ड्राफ्ट सामने आ रहा है, मेरा ख्याल में उस ड्राफ्ट में तो वो दैट इज नॉट अ रियल ड्राफ्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था और वो हम मौलाना फजलुर रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। आइनी तरामीम के मामले पर पीपल्स पार्टी ने भी मौलाना को मनाने की कोशिशें बड़ी की। बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत के हमरा मौलाना से कई मुलाकातें की, जिसके बाद ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान शायद कुछ मामला तय पा चुके हैं और दोनों जमातें अपना अपना ड्राफ्ट तैयार करके एक दूसरे से मुशावरत करेंगी। गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू करते हुए JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी से किसी भी किस्म के मामला तय होने की सख्ती से तरदीद की। पार्टी का वफद आया था, बिलावल आए थे, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें तय पाई। जी ये गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है। रात के अंधेरे में एक डॉक्यूमेंट आप दें, आधी रात को मिडनाइट में दें और सुबह कहें कि इस पे आके जो है ना वो आपने जो ना बस एग्री करना है और इस तरह से इसके वोट कास्ट कर देना, तो ये इस तरह से नहीं होगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के बकौल रात के अंधेरे में उन्हें ड्राफ्ट देकर कहा गया कि सुबह इसकी हिमायत में वोट देना है, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बकौल आइनी तरामीम का ड्राफ्ट तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUI और पीपल्स पार्टी भी शामिल है। इनके मुताबिक सियासी जमातों की मुशावरत से अपडेटेड मुसव्वदा जो है वो तैयार कर लिया गया है। ये मुसव्वदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास मौजूद था। सियासी जमातों ने मुशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मुसव्वदा तैयार किया है, उस पर बातचीत भी हो रही है, मुशावरत भी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक भी पहुँचेगा।
आईनी अदालतों के क़याम और जजेस की उम्र 68 साल 68 साल करने के मामले पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ तमाम सियासी जमातों के सामने रख दिया है। हुकूमत के मुताबिक दुनिया भर में आईनी अदालतें कायम हैं और उनके क़याम का मकसद अदालती बोझ को कम करना है। जजेस की उम्र के हवाले से लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए हुकूमत के कानूनी मशीर तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक का क्या मौक़िफ़ था वो भी सुन लीजिए। आपके बड़े अच्छे लीगल माइंड्स जो जजेस हैं, जो रिटायर हुए हैं हाल ही में, ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड्स को 65 पे तो वो रिटायर हो गए या 62 पे वो रिटायर हो गए, वो जो कम से कम आइन पे काम करते रहे हों, आइन को समझते हों, आइन को जो है उसकी जजमेंट्स उन्होंने दी हों, ये तमाम तरह ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है या कंसिडरेशन है वो इसलिए है। दूसरी जहाँ पे ये बात है कि अगर यहीं से ही मिसाल के तौर पे कि 65 साल की रिटायरमेंट एज है और अगर इसको भी 65 पे रख दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट सारी खाली हो जाएगी। आप वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आज वकला तंजीमों से कमेटी बनाकर तजावीज़ मांग ली हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से उन्होंने आज खिताब किया। उनके मुताबिक मुजवज़ा आइनी तरामीम में वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। वकला तंजीमें रहनुमाई करें कि जज की उम्र की हद 65 साल होनी चाहिए या 68 साल। उनके मुताबिक आइनी तरामीम का जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ का ड्राफ्ट है, कोई भी बिल काबीना की मंजूरी के बगैर हुकूमती बिल नहीं कहलाता। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के मुश्तरका एलामिया में आज अब से कुछ देर पहले जो जारी हुआ उसमें मुतालबा किया गया है कि आइनी तरामीम का हतमी मुसव्वदा वकला नुमाइंदों की कमेटी से शेयर किया जाए। मुख्तलिफ वकला काउंसिल के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए। उनके मुताबिक आइन में तरामीम पार्लिमान का इख्तियार है, लेकिन कोई तरमीम भी आइन के बुनियादी खदुखाल से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। आइनी अदालत की तश्कील वकला से मुशावरत के बाद की जाए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी, मारूफ लॉयर और साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन बिलावल साहब ने एक बड़ी क्लियर कट बात की कि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। इस पर तो अब क्लैरिटी आ गई है, लेकिन अभी तय क्या पाया है? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो अपना एक ड्राफ्ट तैयार करके मौलाना साहब के पास जाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त ये कह रही है कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से अपना कोई ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ऑब्वियसली जो पिछले दिनों ये अमेंडमेंट की बात हो रही थी और फिर वो बिल टेबल नहीं हो सका, कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बारे में, क्योंकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मोहतरमा शहीद ने जब साइन किया 2006 में, और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और बाकी दीगर जमातों ने भी एग्री किया हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जी। गुजारिश ये है कि उसके लिए तो हम समझते हैं कि जो वर्कलोड है कोर्ट्स पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि न सिर्फ फेडरल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे भी होनी चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे बैकलॉग आप देखें हाई कोर्ट्स पे कितना पड़ा हुआ है। तो उसके लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा वाज़ेह है। और चेयरमैन ने आज फिर कैटेगोरिकली जो BNF के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हैं उनसे मुलाकात करके बड़े वाज़ेह कहा कि गवर्नमेंट चाहती थी कि एनाउंस की जाए और एक जमात कहती थी एज एनाउंस नहीं हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर्सन स्पेसिफिक वाली बात नहीं थी। अल्टीमेटली देखना पड़ेगा कि जो मुल्क में सूरत हाल है जुडिशरी की और जो बैकलॉग है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम कर लेते हैं कोर्ट्स का, और जो रेगुलर केसेस अपील्स हैं वो डिसाइड नहीं हो पाती, 12-12 साल 15-15 साल लग जाते हैं जी। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बननी चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, इसमें एक बात की वजाहत कीजिएगा कि ये जो एज वाला मामला है, अगर आईनी अदालत बन जाती है और उसके जो चीफ होंगे उनकी एज अगर 68 कर दी जाती है तो अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि ये पर्सनल स्पेसिफिक है और उनका इशारा काजी फायज ईसा साहब की जानिब है। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट देना भी पर्सन स्पेसिफिक बन जाता है कि आपको एक शख्स नहीं पसंद तो, लेकिन अगर आप 68 एज कर देते हैं तो 3 साल जो हैं जितने भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं
एक चूंकि बड़ी अहम जिम्मेदारी होगी ये, तो वो एक पूल ज्यादा वसी हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जो चेयरमैन ने भी बड़े वाज़ेह किया कि टर्म जो है वो फिक्स कर दी जाए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। ये जो भी चीफ जस्टिस हो उसको 3 इयर्स मिलने चाहिए, वो एज अ चीफ जस्टिस काम करे। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जो बात की है, और बाकी चीजें की जो एलिवेशन है, पहले 40 इयर्स थी, फिर 45 इयर्स कर दी गई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि 40 इयर्स जो एज है फॉर दी लोअर साइड फॉर एलिवेशन टू दी हाई कोर्ट, तो वो रखनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, और ये आपने प्रिज्यूम कर लिया ना कि क्लास शख्स जो है वो चीफ जस्टिस होगा, ये अख्तियार भी तो जाएगा जो नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स पे, वो अपॉइंट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि प्रिजम्पशन से बातें नहीं होनी चाहिए, और अगर बेहतरी की तरफ हमने जाना है तो उस पर बिल्कुल बैठ के बात होनी चाहिए और इस पर कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। ठीक, बुखारी साहब आखिर में बताइएगा कि क्या मौलाना साहब ने तो आज कैटेगोरिकली अनाउंस कर दिया है कि जी जो हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर किया गया हुकूमत की जानिब से वो हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। आज पीटीआई की सारी क़यादत से वो मिले भी और उनका मूड बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो इन आईनी तरमीम की इस शक्ल में हिमायत करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मौलाना साहब मान जाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि इस वक्त तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात में हैं, क्योंकि तय ये पाया है कि उन्होंने अपना कोई ड्राफ्ट बनाना है, पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट बनाना है और फिर बैठ के एक ड्राफ्ट शायद बना दिया जाएगा? देखिए, ऑब्वियसली हाकिम आपका ये हक बनता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो या कोई लेजिस्लेशन हो, उस पर अपना इनपुट दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इनपुट देगी, मौलाना साहब का ये राइट बनता है वो अपना इनपुट दे। अगर गवर्नमेंट के ड्राफ्ट को उन्होंने रिजेक्ट किया तो ये जो गवर्नमेंट को भी इसका जवाब दे सकती है कि क्या प्रोविजन से ये कौन सा ड्राफ्ट दिया कि मौलाना साहब ने उसको मुस्तरद किया, और बिल्कुल आगे जो प्रोविजन है उसको बिल्कुल कंसेप्ट डेवलप करे, ताकि मुल्क में ये जो पर्टिकुलरली जो कॉमन आदमी इफेक्ट होता है, बीडीसी से बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट है। आप देखें कि बैकलॉग करते हैं 60,000 केसेज आज भी पेंडिंग पड़े हैं, तो हाई कोर्ट में बेशुमार केसेज हैं। क्यों नहीं ताकि लोगों को, कॉमन आदमी को रिलीफ मिल सके। ठीक, आप देख रहे हैं कि पिछले कितने अरसे में जो डायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे आती है, और मोस्ट टाइम जो है मोस्टली वो कंज्यूम करता है उधर, और जो रेगुलर केसेस, अपील के केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे, वो डिसाइड नहीं हो पा रहे, और कॉमन आदमी को रिलीफ नहीं मिल रही। और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में आप देखें सजा पूरी हो जाती है तो उसकी फेट डिसाइड नहीं होती उसकी अपील। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनना, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, तो हम समझते हैं कि पब्लिक के रिलीफ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बहुत जरूरी है। ठीक, नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का दूसरा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हुआ है। इजलास में लीगल एक्सपर्ट से भी मुशावरत का फैसला किया गया। अब ये इजलास कल फिर होगा। आपको बताते चलें कि 14 सितंबर को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच ने वजाती हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया था कि फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। जराये का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर किया गया, कानूनी नुकात और मुज़मिरात का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में पीटीआई और जेयूआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकदमात की अलग अलग समातें हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने के लिए 10 रोज, जबकि जेयूआई ने इलेक्शन कमीशन से 2 माह की मोहलत मांगी, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समात के दौरान इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना था कि इलेक्शन एक्ट के तहत
तहरीक इंसाफ पर 5 साल की पाबंदी लग सकती है। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए 10 रोज मांग लिए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से कहा कि ये आपने अच्छा कहा कि इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड दे देंगे। कमीशन ने बैरिस्टर गौहर से इस्तिफसार किया कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि चारों सूबों और इस्लामाबाद में इलेक्शन कराए। मेंबर खैबर पुख्तूनख्वा इकराम उल्लाह का कहना था कि 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाए, 5 साल के बाद भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपने करवाए, इसके नताइज आपको भुगतना होंगे। मेंबर केपी ने मजीद कहा कि फ़र्ज़ करें हम पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं करते इलेक्शन एक्ट के तहत, तो पार्टी पर फिर 5 साल की पाबंदी लग सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हम आपको इस मामले पर भरपूर मुआवनत करेंगे। समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमारे इंतखाबात को तस्लीम कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिजर्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs इनका नोटिफिकेशन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। DG पॉलिटिकल विंग इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के मुताबिक JUI फजलुर रहमान के अहदेदारों की मुद्दत 5 साल है। 7 जुलाई 2024 को मुद्दत पूरी हुई, जिस पर JUI के वकील ने कहा कि हमारे नाज़िम मुंतखब हुए हैं, 2023 से इलेक्शन अमल शुरू है, हमारे यूनिट अजला और तहसील के इलेक्शन हो चुके हैं, इस पर काफ़ी वक्त लगा, अब हमारे सूबाई इलेक्शन शुरू हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें कहा कि अब आप किस सतह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर रहे हैं, जिस पर वकील ने बताया उन्हें कि 19 सितंबर को पंजाब, उसके बाद KP, सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शंस होंगे, हमें थोड़ी मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तिफसार किया कि कितनी मोहलत चाहिए, जिस पर वकील ने कहा हमें 2 महीने की मोहलत चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने JUI के इंट्रा पार्टी के इलेक्शन से मुतालिक भी फैसला महफूज कर लिया। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पिलडेट के मारूफ कॉलमिस्ट अहमद बिलाल महबूब साहब ने। अहमद बिलाल महबूब साहब, अब क्या ये कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंतबाह जारी किया है कि हम आप पर 5 साल की पाबंदी लग सकती है, लेकिन हमने देखा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, दूसरी तरफ ये समाअत हो रही है, ये मामला कहाँ जाके रुकता नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया। ये मामला तो बिलाखिर किसी भी महज़ब माशरे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके ही रुकना चाहिए। आखिरी जो हतमी जो प्रोनाउंसमेंट होती है किसी भी डिस्प्यूट के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। तो आप पसंद करें या मैं ना पसंद करूं, इसके बावजूद जो फैसला होता है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लिहाजा अगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई अबहाम उनको नज़र आता है और उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन भी दाखिल की हुई है, तो फिर मेरे ख्याल में उस रिव्यू पिटिशन का भी फैसला हो जाना चाहिए और डिटेल्ड जजमेंट भी आ जाना चाहिए। लेकिन इस बात को इलेक्शन कमीशन को इस फैसले के ऊपर अमल दरामद में डिले का कोई जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। बेहतर होता कि वो डिटेल्ड अपना फैसला भी दे देते और रिव्यू पिटिशन भी डिस्पोज कर देते। लेकिन बहरहाल अब चूँकि उनकी तरफ से क्लियरली इंस्ट्रक्शन आई है इलेक्शन कमीशन को कि आप नोटिफाई करें, तो मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कमीशन इस क्लियर इंस्ट्रक्शन से किस तरह से रूगर्दानी कर सकता है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, अभी जो फैसला आया उस पर तो वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर रिव्यू में मामला चला गया, फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देनी पड़ी। अब ये इजलास फिर डेली बेसिस पे शुरू हो चुके हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे PTI को कि हम आपके इंतखाबात को इन वजूहात की वजह से नहीं मानते और इसीलिए आप पर 5 साल की पाबंदी लगाई जाती है, फिर क्या होगा उसके बाद? मैंने पहले अर्ज किया कि ये तो हतमी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हो सकता है। अगरचे इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में भी, लेकिन बिलाखिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके रुकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला होगा तो वो तो हतमी होगा, उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं।
लेकिन रिव्यू भी अगर हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर तो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फिर अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ करना चाहें तो फिर वो तो मुहज़्ज़ब माशरे में वो तो नहीं होता, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको अच्छा लगे बुरा लगे मानना पड़ता है, और यही मान लेना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक, लेकिन अहमद बिलाल साहब एक दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि फैसला जो भी हो वो आइन के मुताबिक ही किया जाना चाहिए, और ये जो फैसला आया था उसमें काफ़ी सारे नकाइस हैं, बल्कि हुकूमत की जानिब से तो यही कहा गया कि ये तो आइन को रीराइट किया गया है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैं भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी कही गई हैं जो आइन के अंदर जो लेटर है उससे मुताबिकत नहीं रखते। वो कुछ लोगों का जो एतराज़ है वो वजह है, लेकिन ये फिर कौन फैसला करेगा कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं है? ये मैं फैसला करूँगा या हर फरीक अपनी मर्ज़ी से फैसला कर ले, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से फैसला कर ले? ये तो फिर एक अनारकी हो जाएगी। मैं भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कुछ चीज़ें लगती नहीं है कि आइन के अंदर जो अल्फाज हैं उनसे मुताबिकत रखती है, लेकिन मुझे मानना चाहिए क्योंकि फिर इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। तो ये ठीक है, इन्होंने वजाहत मांगी, इसलिए मांगी थी कि कुछ चीज़ें उनको लगती थी कि जो आइन के मुताबिक नहीं है, तो अब वजाहत भी आ गई है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह सकते हैं कि हमें मोहलत दी जाए, आप कम अज़ कम हमारी रिव्यू पिटीशन का फैसला कर दें। अगर वो रिव्यू पिटीशन के फैसले तक अपने फैसले के नफाज को रोक दें तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, लेकिन अगर वो ना करें तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बात को मानना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अहमद बिलाल साहब, आखिर में बताइएगा, ये जो आइनी तरामीम की बात हो रही है उसके लिए ऑफ कोर्स 2/3 नंबर्स पूरे नहीं है, मौलाना ने भी आना है, लेकिन उसके बाद भी नंबर्स पूरे नहीं है, और हुकूमती अराकीन ने बार बार ये कह चुके हैं कि शायद 4 से 5 जो ओपोजिशन के, चाहे वो PTI के होंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के होंगे, आज़ाद होंगे, वो उनकी हिमायत करेंगे, और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन पर इतलाक भी नहीं होगा और ना वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ये कैसे हो सकता है? मतलब तो क्लियर कट है, अगर वो PTI से वाबस्ता लोग हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, वो तो स्ट्रेट, और उनका तो वोट भी काउंट नहीं होगा। इसमें दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि अगर किसी ने डिक्लेरेशन ही नहीं दिया अपनी एफिलिएशन का, जो कि रिक्वायर्ड था कि इतने अरसे के अंदर तमाम मेंबर अपनी एफिलिएशन का एक डॉक्यूमेंट पेश करें, और अगर कुछ मेंबर्स ने 5 या 6 ने अगर एफिलिएशन का डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया तो वो तो टेक्निकली इंडिपेंडेंट है। एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये इन्वोक करे, और आज की उनकी जो गुफ्तगू के बारे में टिकट्स चल रहे थे उसमें मुझे लगा कि उन्होंने जो पार्लियामेंट से पास किया हुआ इलेक्शंस एक्ट है, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में भी गुफ्तगू की है कि उसका क्या इम्पैक्ट है इसके ऊपर, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्यूट्रलाइज करता है, क्या वो उसको अमल दरामद से रोकता है, और अगर ये उस पर अमल दरामद करें तो क्या ये उस इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है, और ये माहिरीन कानून को भी इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। कुछ एक तरह की बात करते हैं, कोई दूसरी बात करते हैं, लेकिन ये दो मामलात हैं जो इस सारे मामले में कन्फ्यूजन का बायस है। ठीक, अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद लबनान की बात करेंगे, जहां गुज़श्ता रोज़ सप्लाई चेन जिसे दहशतगर्दी कहा जा रहा है, बहुत बड़ा हमला हुआ लबनान पर, पेजर्स जो हैं वो फट गए, उसमें 12-13 अफराद जांबाक हो चुके हैं, और आज की डेवलपमेंट ये है कि वहाँ जो वॉकी टॉकीज़ हैं, जो जनाजे जिन लोगों के कल वो जांबाक हुए उनके आज जनाजे थे, वहाँ पर वॉकी टॉकीज़ जो हैं फटना शुरू हो गए। क्या मामला है? ब्रेक के बाद तफसीली गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में पेजर फटने के बाद आज एक और लबनान पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह के जांबाक होने वाले अराकीन के जनाजे में शरीक अफराद के साथ साथ दीगर अफराद के वॉकी टॉकीज़ जो हैं उसमें धमाके होना शुरू हो गए हैं, जिससे कम अज़ कम अब तक 3 अफराद जांबाक हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। और बैरूत के जुनूब में वाक़े नवाई इलाकों में आज वॉकी टॉकी के 2 धमाके जो हैं 2 मुख्तलिफ गाड़ियों में हुए। इसके अलावा हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ समझे जाने वाले
बैरूत के मशरकी और जनूबी इलाकों में आज भी पेजर और मुख्तलिफ डिवाइसेस के धमाके हुए। रॉयटर्स के मुताबिक एक धमाका गुज़श्ता रोज़ पेजर धमाकों में जाम बहक होने वालों की नमाज जनाजा के दौरान हुआ और ये वॉकी टॉकी भी 5 माह पहले ताइवान से उसी वक्त खरीदे गए थे जब पेजर्स की खरीदारी की गई थी। आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता रोज़ लबनान में मवासिलाती डिवाइसेस पेजर फटने से अब तक तकरीबन 12 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि ईरानी एम्बेसडर समेत हिजबुल्लाह के मुतादिद अरकान भी और तकरीबन 2800 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का ये कहना है कि ये धमाके लबनान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है और हर लिहाज से एक जुर्म है। एक बयान में उन्होंने इन हमलों के पीछे इसराइल का हाथ होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो इसराइल को इस मुजरमाना जारियत के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं जिसमें आम शहरियों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मुजरमाना जारियत का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंतकामी कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। इसराइल पर इन धमाकों के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, लेकिन इसराइल ने इन इल्ज़ाम पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और ना ही किसी ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस वाक़े से लाताल्लुकी किया है, क्योंकि कुछ बातें ये भी हो रही थी कि शायद अमरीकी मुआवनत से किसी ने यह हमला किया होगा। पेंटागन के तर्जुमान ने इस वाक़े के हवाले से पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में कहा कि जहां तक वो जानते हैं अमरीका का इसमें कोई अमल दखल नहीं, ये एक ऐसा मसला है जिसकी हम निगरानी कर रहे हैं। इसी तरह अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी इस वाक़े में अमरीका के मुलव्विस होने के इम्कान को मुस्तरद किया। The United States did not know about, nor was it involved in these incidents. The pager blast, I can tell you, to my knowledge, there's no U.S. involvement in this at all. We were not aware of this incident, no. डिवाइसेस से होने वाले इन ब्लास्ट में ने मुमकिना तौर पर सिक्योरिटी और मवासिलात में कमज़ोरियों के बारे में हिजबुल्लाह के खदशात को जन्म दिया है, क्योंकि इसराइली हुकाम महीनों से जारी तनाज़े को बढ़ाने की धमकी दे रहे थे और इसराइल की जानिब से कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आले कत्ल के तौर पर इस्तेमाल करने की तारीख भी हमारे सामने मौजूद है। इसराइल माजी में हमास के जो जंगजू हैं उनको बॉबी ट्रैप सेल फोन्स के जरिए कत्ल कर चुके हैं। महमूदुल मिशरी की अगर बात की जाए, जो कि PLO के सीनियर रहनुमा थे, वो फ्रांस में मुकीम थे। उनके घर में मौजूद टेलीफोन सेट में बारूदी मवाद नस्ब किया गया और बाद अज़ां महमूदुल मिशरी के घर फ़ोन किया गया और जैसे ही उन्होंने टेलीफोन उठाया तो बारूदी मवाद जो है वो फट गया था। हमास के रहनुमा याया अयाश उस वक्त जाम बहक हुए जब मोबाइल पर फ़ोन कॉल सुनते हुए उनके मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। इसी तरह हमले के बाद सामने आने वाली तफसीलात से मालूम हुआ कि इसराइल इंटेलिजेंस ने याया अयाश के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में पहले से ही धमाका खेज मवाद नस्ब किया हुआ था और इससे अपने एक एजेंट के ज़रिए याया अयाश तक पहुँचाया था। समी मलाबी फ़लस्तीन तंजीम फ़तह के सीनियर रुकन थे, उनके फ़ोन के वो भी फ़ोन के नतीजे में धमाके के नतीजे में जाम बहक हुए। बताया यह गया कि समी ने फ़ोन कॉल सुनने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन कान से लगाया ही था कि फ़ौरन धमाके से वो फ़ोन फट गया। इस कदर बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस को निशाना बनाना और उनमें धमाका करना अपनी नौइयत का तारीख का पहला सप्लाई चेन इसे वाक़या करार दिया जा रहा है और माहिरीन के हवाले से माहिरीन इस हवाले से मुख्तलिफ आराब सामने ला रहे हैं। कुछ का ख्याल है कि हैक किए जाने की वजह से इन पेजेस की बैटरियां ज़्यादा गर्म हो सकती हैं और शायद इसी वजह से ये फट गए, लेकिन बहुत से माहिरीन का ये कहना है, अक्सरियत का, कि ऐसा होने का इम्कान कम है। धमाकों की फुटेज बैटरियों के ज़्यादा गर्म होने से मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि पेजर्स के साथ उनकी तैयारी के दौरान उस मरहले में या ट्रांजिट के दौरान छेड़छाड़ की गई है और वो इसे सप्लाई चेन हमले का नाम देते हैं। इन हमलों के बाद सबसे बड़ा ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि पेजर है क्या, काम कैसे करता है। आपको बताते चलें कि पेजर एक छोटी सी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे बीपर भी कहा जाता है, यानी किसी भी वाक़े से मुतालिक मालूमात फराम करना मैसेजेस की सूरत में, मुख्तसर पैगामात की सूरत में। ये उसलिए पेजर बनाया गया था। ज़्यादातर पेजर बेस स्टेशन या सेंट्रल डिस्पैच से रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए पैगामात वसूल करते हैं। ये पैगामात नंबर्स या
नंबर्स की सूरत में या टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में होते हैं जो आप भेज सकते हैं। पैगाम रसानी के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ पेजर्स मौजूद हों, जो आज के दौर में बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। दरअसल ये टेक्स्ट मैसेज की एक इब्तदाई शक्ल थी काफ़ी दहाइयाँ पहले, जिसमें पैगाम वसूल करने वाला इसी पेजर के ज़रिए मुख्तसर एक दूसरे को सवाल जवाब कर सकते थे। पेजर रखने वाले सारिफ को मोबाइल फ़ोन की तरह एक बीप या वाइब्रेशन से इत्ला मिलती है उसके पास कोई पैगाम आया है। 1990 की दहाई के आखिर में और 2000 की दहाई की अवाइल में पेजर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन आ गए, आम हो गए, 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी आ गई, पेजर ख़ास तौर पर जो है वो इस्तेमाल उनका तकरीबन बंद हो चुका है। अब इसमें फ़ौरी और काबिल एतमाद मवासलात की ज़रूरत है। हिज़्बुल्लाह को पेजर आमतौर पर डॉक्टर्स, नर्सेज और हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले इदारों की जानिब से भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। बाज़ औक़ात जो है ये ख़राब हालात में भी पेजर्स जो हैं वो काम बंद नहीं करते। अब हिज़्बुल्लाह इन डिवाइसेस का इस्तेमाल इस वजह से भी करती आई है क्योंकि मोबाइल फ़ोन की तरह इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। डिवाइसेस के ज़रिए होने वाले इन धमाकों पर एक बहुत बड़ा ये वाक़या है। ये हुआ कैसे? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक DG FIA और साइबर विंग जिन्होंने बनाया भी था, अमार जाफरी साहब, और लंदन में मुकीम सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सकलैन इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सकलैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये कितना बड़ा ये वाक़या है और कितना ये हैरत अंगेज़ है, जिस तरह हम हैरत का इज़हार कर रहे हैं कि कैसे एट द सेम टाइम हज़ारों डिवाइसेस जो हैं, 3000 डिवाइसेस जो हैं, उनमें ब्लास्ट हो जाता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे देख रहा है? देखिए, इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की तहत क्या कहते हैं आप कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपनी नौइयत का इतनी बड़ी सतह पर पहला हमला रिकॉर्ड में आया है। छोटे सतह पे हमले होते रहे हैं, जैसा कि आपने पूरी तफसीलात भी बताई हैं। टेलीफोन में कभी बम रख दिया गया, कभी मोबाइल फ़ोन में बम रख दिया गया, कभी वाइब्रेशन से या कभी हीट अप्स के ज़रिए बैटरी को एक्सप्लोड किया गया। लेकिन ये असल में 5000 डिवाइसेस थी, उनमें से 3000 से ज़ायद यानी एक्सप्लोड किए हैं उन्होंने कल गुज़िश्ता रोज़, और उसमें 3000 लोग हैं जो ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल्स में पहुँचे हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा अटैक है और अपनी नौइयत का पहला आप कह सकते हैं कि वॉरफेयर में इस किस्म का साइबर अटैक जो है वो सामने आया है, देखने में आया है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि क्या ये अटैक कोई हदफ हासिल कर सका है, यानी स्ट्रेटेजिक नौइयत का। तो उस पर अब ये बहस चल रही है, जो कि एक इसराइली सहाफ़ी भी कुछ बातें कर रहे हैं और BBC के एक बड़े मशहूर जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, तज्ज़ियाकार है, फ्रैंक गार्डनर, उन्होंने भी ये बात कही और भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये ख़बर हिज़्बुल्लाह तक पहुंच गई थी कि इनके पास जो पेजर्स और दूसरे जो ऐसे डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो उन्होंने इसको फौरी तौर पे सस्पेंड करने का हुक्म जारी किया, लेकिन इससे पहले कि ये सारा अमल दरामद हो पाता इस पर, क्योंकि उस वक्त इसराइल को ये सब मुबैना तौर पे बातें जो अखबारों में आई हैं, ये महसूस हुआ कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उनके अटैक का सारा प्लान। तो उन्होंने इसको कब्ल अज़ वक्त डेटोनेट कर दिया, जिससे हिज़्बुल्लाह को जो असल नुकसान होना था, हिज़्बुल्लाह को असल नुकसान उस वक्त पहुंचना था जब ये ऐन जंग की हालत में या जंग की पीक की जो हालत थी उस वक्त डेटोनेट होने थे, और उस वक्त इस हिज़्बुल्लाह के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एक समझे कि सेटबैक होता, नुकसान होता। तो इस वक्त हिज़्बुल्लाह के लिए बराह रास्त कोई बड़ा यानी सेटबैक नहीं है, नुकसान ज़रूर हुआ है। अवाम में ज़ाहिर है लेबनान के और उनके हामियों में एक तशवीश भी है, एक खौफ भी है, और लेकिन जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सका। तो अब ये इसको यूं कहा जा सकता है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि अब वो डिवाइसेस एक्सप्लोड ऐसी कर रहे हैं जिनसे उनकी जो मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है हमला करने या हमला रोकने की, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। और फिर एक बात हम जहन में रखें कि हिज़्बुल्लाह का जो मेन कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पहले टेलीफोन उन्होंने ख़त्म कर दिया था, पेजर का उन्होंने ऐलान किया था, बट पेजर उनका कभी भी एक बुनियादी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। यही वजह कि पेजर वहाँ पे जो फटे वो आम लोगों के पास भी जाके फटे हैं। उनमें ठीक है चंद एक जूनियर। अच्छा, मैं सकलैन साहब आपके पास दोबारा आऊँगा। ठीक, अमार जाफरी साहब, आपने सकलैन साहब की गुफ्तगू भी सुनी। दो बातें इस वक्त हो रही हैं, दो मुख्तलिफ आ रहा कि जी या तो इन पेजर्स को हैक कर दिया गया और बैटरी ब्लास्ट हुआ, लेकिन
कंसेंसस इस बात पर है कि ये पहले से कॉम्प्रोमाइज थे, पहले से धमाका खेज मवाद जो है वो इनमें चाहे मैन्युफैक्चरिंग के वक्त या जब ये ट्रांजिट हो रहे थे। आप इस सारे वाक़े को कैसे देख रहे हैं और साइबर क्राइम में कितना बड़ा ये वाक़या है आपके नज़दीक? जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि जो लेबनान की सीक्रेट सर्विस है उसने अभी शाम को ऐलान किया है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये 5 माह पहले इंपोर्ट की गई थी, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा है कि इसमें यानी कि 20 ग्राम जो है ना ये एक्सप्लोसिव जो है इसके अंदर इम्प्लांट किया गया था। ये उनका ऑफिशियल वर्जन आया है इसकी लेबनान की ना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन्होंने ये हम मतलब गाजा में क्यों नहीं किया, ये यहाँ क्यों कर दिया। अच्छा, इसकी वजह ये है कि जो हमास है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है साइबर सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर ना, और हिजबुल्लाह जो था वो उन्होंने कहा था कि बस ये बेसिक फ़र्क ये है, पेजर के अंदर आपने खुद ही फरमाया था अपने इंट्रोडक्शन में कि इसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, और ये बहुत यानी कि वर्स्ट हालात के अंदर भी ये कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो उनको चूंकि इनको फोकस करना था तो इन्होंने इसको इसमें इस्तेमाल किया, जबकि हमास जो है उसकी बहुत अच्छी साइबर सिक्योरिटी है और वो जो भी डिवाइसेस वगैरह हैं उसको वो बहुत कंट्रोल रखते हैं उसके हवाले से ना। तो इसका मतलब ये हुआ ये प्री मेडिकेटेड और प्री प्लान्ड अटैक था, जो कि अब देखना ये है कि 5 माह तक उन्होंने क्यों चेक नहीं किया कि इसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है, जो कभी भी वो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, इंटरनेट पे काम नहीं करते। तो कोई ऐसी किसी डॉक्ट्राइन को यूज करके एक ऐसा मैसेज दिया गया कि एक ही वक्त में तमाम डिवाइसेस जो है वो फट गई। अच्छा, अब इसको जो आपको ओरिजिनल सवाल है उसकी तरफ आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हर वाक़े से सबक लेना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सेंसिटिव ईमेल अकाउंट्स भी gmail.com पे चल रहे हैं, पहली बात तो ये है। हमारा जो पुराना सिस्टम था उसमें तो फिर कुछ चीज़ें हमारे पास थी, हमारी सारी चीज़ें जो हैं, इवन हमारी जो वेबसाइट्स हैं, हमारा जो बेसिक डाटा है जिसमें बड़ा सेंसिटिव डाटा है, वो सब क्लाउड पे चला गया है। हमारे यहाँ कोई सेंट्रलाइज क्लाउड सर्वर सिस्टम नहीं है, हालांकि कुछ गवर्नमेंट ने बनाए अपने लिए बनाए हैं, लेकिन ये जो मैस डाटा है हमारा वो सब क्लाउड सर्वर्स पर है जो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जिन्होंने होस्टिंग की हुई है क्लाउड के ऊपर वो गड़बड़ करें। वो जो हैकर्स होते हैं वो कोई ना कोई चक्कर चला के वो कर लेते हैं, तो उसमें से वो सोशल इंजीनियरिंग करके वो डाटा निकाल लेंगे जिसकी बुनियाद पे वो कुछ चीज़ों को प्लान या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा। अमेरिका में कोई 2 साल पहले तकरीबन, या थोड़ा ज़्यादा ऐसा हुआ था, उनकी एक डिवाइस थी सैमसंग गैलेक्सी 7। उन्होंने उसे कहा कि जी कोई शख्स जो उसको लेके जहाज पे जाएगा अलाउ नहीं करेंगे अमेरिका के अंदर। तो जब मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि जो उसकी बैटरी थी, लिथियम बैटरी जो थी उसकी, वो उसकी जो बॉर्डर था उसके करीब थी। तो उन्होंने कहा कि इस बैटरी में कोई मसला होगा तो ये फट जाएगा, और एक्चुअली ऐसे हुआ। मैं खुद भी एक दफ़ा आ रहा था चाइना से, तो मेरे पास वही था, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप इसको ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि ये फटने का खतरा है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपके प्रोग्राम की, इससे एक चीज़ है कॉमन क्राइटेरिया। कॉमन क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी, और ये एक लीगल चीज़ है, ये हमारी एक मलेशिया की एक इदारा है साइबर सिक्योरिटी मलेशिया, हम उसके अंडर आते हैं। उसके अंदर उसमें होता है कोई भी चीज़ ऐसी जो मुल्क में आए, हार्डवेयर जिसके अंदर चाहे वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चल रही है या वो इंटरनेट पे चल रही है, तो उसकी वो चेकिंग होती है, वो हमारे मुल्क में मिसिंग है। अमार जाफरी साहब, सकलैन इमाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर यह गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक DGFIA अमार जाफरी साहब और सकलैन इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लबनान पर बात हो रही है। सकलैन साहब, जो अमार जाफरी साहब ने बड़ा एक डिटेल अकाउंट दिया, एक्सपर्ट ओपिनियन अपना दिया, उन्होंने एक बात की कि ये इन सारे डिवाइसेस का एट अ टाइम इस तरह से एक ही दिन और एक ही, इसका मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रहे थे। इस पर जो इंटरनेशनल मीडिया में कितनी बहस हो चुकी है और कितना ये लोगों के लिए सरप्राइजिंग है कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है। देखिए, ये सारी बातें अभी तक जो है स्पेकुलेटिव चल रही हैं। लोग अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज दे रहे हैं। लेबनीज गवर्नमेंट ने, मेरे इल्म में नहीं है जितनी मैंने सर्च की, क्योंकि ऑफिशियल अकाउंट दिया है कि 20 ग्राम इसमें एक्सप्लोसिव पहले से मौजूद था,
लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने या एपी ने या कुछ और दीगर मीडिया ने ये बात कही है कि 20 ग्राम एम्बेडेड था इसके पेजेस के अंदर। लेकिन अगर आप आज के वाक़या देखें तो आज के जो धमाके हैं वो पेजर से रिलेटेड, यानी पेजर टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ हैं। ये स्ट्रेट अवे वायरलेस रेडियोज़ पे भी हुए हैं, वॉकी टॉकीज़ पे भी हुए हैं, सेल फोन्स पे भी हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे भी हुए हैं और लैपटॉप में भी हुए हैं, सोलर पैनल्स में भी हुए हैं। तो ये कुछ आम टेक्नोलॉजी से बढ़ के कोई रिमोट लेवल की चीज़ें हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजिकल प्राउस देखें, यानी पावर अगर देखें किसके पास ज़्यादा है ऐसी, तो उसमें इसराइल और अमेरिका, बल्कि अमेरिका की वजह से ही इसराइल के पास ये सारी टेक्नोलॉजी है। अगर आपको याद हो 2010 में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हैक कर लिया गया था, बल्कि उनको सबवर्ट किया गया था, और वो सबटेक्स्ट एक मेलवेयर था जो जारी किया गया था, सीमेंस के कंप्यूटर्स के ज़रिए डाला गया था। मतलब सीमेंस कंप्यूटर्स जो ईरान ने बाद में इस्तेमाल किए और इसी तरह ख़रीद कर लेकर आए थे जर्मनी से, उनमें ये मेलवेयर पहले से मौजूद था जिसको ये लोग डिटेक्ट नहीं कर सके क्योंकि वो स्लीपिंग वो एक मेलवेयर था। और वो जब वहाँ पे एक्टिवेट हुआ, जिस तरह उसको प्रोग्राम किया गया था, तो उसने उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ईरान का जो था उसको पूरे सिस्टम को उन्होंने पैरालाइज कर दिया था। तो इस किस्म की ये कोई टेक्नोलॉजी है, कोई छोटी सी ऐसी सिंपल आर्म से रिमोट ये कंट्रोल से भी बढ़कर कुछ चीज़ें हैं। तो इस किस्म की सारी बातें हो रही हैं, लेकिन हतमी तौर पे क्या निकलता है ये शायद कभी भी ना पता चले, क्योंकि ऐसी बातें कभी कोई ओन नहीं करेगा, ना इसराइल ओन करेगा ना अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी किसी हमले को ओन नहीं किया, बल्कि वो इसराइल के कई हमले जो इसराइल पर ब्लेम किए जाते हैं उनको वो कहता है हमारे इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसराइल ख़ुद कभी कोई ऑफिशियल पोजीशन लेता नहीं है कि उसने ये हमले किए हैं। अभी तक के आप जितने भी वाक़यात देख लें, जितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरे ईरान के या लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर्स मरे या उन्होंने दूसरी जगहों पर जो हमले किए, उस पर उन्होंने आम तौर पर खामोशी इख्तियार की है। तो इससे अभी कुछ हमें ठोस चीज़ें नहीं, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं जो मीडिया में आ रही हैं मुख्तलिफ सतह की, जिसमें एक ये भी कि ये रिमोट का हो सकता है एक तरीक़ा, यानी रिमोट तरीक़े से, या एम्बेडेड हो सकता है, या ये कि इसको हीट जनरेट करके एक किसी मोबाइल फ़ोन को किया जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है, उसका एक्सप्लोजन हो सकता है, या ये है कि इन सब में कोई ऐसी चिप्स मौजूद थी जिनको जब एक ख़ास मेलवेयर या ख़ास किस्म के कोड मिले तो एक्सप्लोड कर गए हैं। और जिस तरह आपने भी बताया भी तो शुरू में अपने गुफ्तगू के आगाज़ में कि आप पेजर में जब कोई इत्तला आती है तो उसके बाद आदमी खोलता है, खोल के चेक करने की कोशिश करता है। उस वक्त भी कई लोगों के उस वक्त ये फटे हैं पेजर जब वो आंखों के करीब थे, तो कुछ लोग इस वजह से ब्लाइंड भी हुए हैं। और अमवात फिलहाल 12 लोगों की तस्दीक हुई, और आज जो हुए हैं जो बिल्कुल पेजर से मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी आज वाली जो हुई है, ये इसमें कोई तकरीबन 3 लोग हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन बुनियादी चीज़ जो हमें ना इस टेक्नोलॉजी से बढ़ के अगर इस जंग में देखें कि इसराइल के अहदाफ हैं क्या। इसराइल के अहदाफ थे हमास से को कंट्रोल करने के, उसको शिकस्त देने, उसको डिग्रेड करने के थे, अपने हॉस्टेजेस रिहा करवाने थे, और हमास के इलाके यानी जिसको हम गज़ा कहते हैं, इसको मुकम्मल तौर पे महफूज इलाका बनाना उनके एक मुस्तकबिल के लिए, ये उनके 3 बड़े अहदाफ थे। और चौथा हदफ जो उन्होंने अब शामिल किया है वो है नॉर्थ ऑफ इसराइल, यानी लेबनान की तरफ से हमलों को रोकने का। तो अब देखा जाए कि इस सारे हमले से जो आज हमने कल देखे में, इसमें इसराइल को स्ट्रेटेजिक फ़ायदा क्या हुआ है? हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा उनको क्या हुआ। ठीक है, चले ठीक है। अमाद जाफरी साहब, ये जो ऐसी अब वो रिवायती जंगें जो हैं तोप वाली और बंदूकों वाली, वो तो तकरीबन ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और इस किस्म के देखिए ना, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं गुज़श्ता 3-4 महीनों में, चाहे वो ईरान में हुई हैं या इधर या उधर, अब इसका तो अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम नहीं की, लेकिन ये बात तो उसी तरफ जा रही है। ये तो कोई ऐसी जदीद जंग बन चुकी है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। इसको टेक्निकली कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर ये होती है कि जिसके अंदर डिसइंफॉर्मेशन ये से स्टार्ट होती है, फिर ये और होते होते ही जो वॉरफेयर है इसे कहते हैं फुट्स ऑन ग्राउंड। अब ये बहुत कम हो जाएंगे। अब ये इस तरह की जंगें होंगी कि एकदम आप किसी के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इनकैपेसिटेट कर देंगे।
तो अगर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं पाकिस्तान के हवाले से, ज़ाहिर है कि हमें इसे समझना चाहिए कि हमारा इस वक्त जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ साइबर क्राइम्स के बारे में तो बहुत अच्छे कवानीन बन गए हैं, सब कुछ है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की भी है, सबकी है, उसके ऊपर ये जो मैंने कॉमन क्राइटेरिया की बात की है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को इमीडिएटली अलर्ट होकर जितने भी इदारे हैं जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, पाकिस्तान में चीज़ें आ रही हैं, उसका ताल्लुक अगर इंटरनेट के साथ है तो कॉमन क्राइटेरिया के स्टैंडर्ड्स को अगर वो क्वालिफाई ना करे तो उसकी इंपोर्ट बैन होनी चाहिए। अब उसमें चाहे सेल फोन्स हों या वॉकी टॉकीज हों या ये जो पेजर वगैरह ये सब चीज़ें हों। एक और फ़र्क मैं बताऊंगा कि जो चीज़ें रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चल रही हैं, जिसमें दोनों ये वॉकी टॉकी ये शामिल हैं, उसके थ्रेट्स और हैं, और जो चीज़ इंटरनेट पे चल रही है उसके थ्रेट्स और हैं। जो इंटरनेट पे चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर अगर मैं समझता हूँ कोई रेगुलेटर अपना रोल अदा करे, जो क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले लोग हैं वो अपना करें, और हमें पुलिस को खास तौर पे जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है तमाम क्राइम्स का, उसको भी, क्योंकि पहली मर्तबा डिवाइस या कोई चीज़ पुलिस के सिपाही के हाथ में आती है, उसको कुछ नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, तो इसका जो फोरेंसिक्स है ये बड़ा ज़रूरी है। अमार जाफरी साहब, सकलैन इमाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।